एवरीवन दोस्तों, आज है मार्च 29 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है हम लोग इकोनॉमी वाले सेक्शन से करेंगे, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसे हम लोग आईआईपी भी कहते हैं कई बार। इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया में जो 8 कोर सेक्टर हैं उनकी ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। वैसे हम लोग टॉपिक रेगुलरली करते रहते हैं, लेकिन इस बार मुझे लगता है कम से कम एक महीने का गैप यहाँ पे आ गया है, तो थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाएगा अगर आप रेगुलरली इसको देखते हो तो। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के बीच में और जो टेक जायंट्स हैं जैसे अमेजोन है, अलीबाबा है, एप्पल, गूगल, इनके बीच में काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इन कंपनीज को कहा जाता है गेट कीपर। इनको गेट कीपर क्यों कहा जाता है वो भी बात करेंगे, और यूरोपियन यूनियन के साथ क्या इशू है वो भी बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है मेंस के परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा। उसके अलावा इंटरनेट फ्रीडम, इंटरनेट शटडाउन के बारे में इंडिया में जो होता है वो आज एक आर्टिकल दोबारा से आया है, तो रिवीजन के पर्पज से मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं। बट फिर भी अगर आपने टॉपिक पहले नहीं भी किया है तो भी इसको करने के बाद आपकी एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इंडिया में इंटरनेट शटडाउन क्यों होता है, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, कौन से रूल्स हैं, ऐसे कानून हैं जिसके तहत इंटरनेट को शटडाउन किया जाता है, और ग्लोबली हमारी क्या पोजीशन है उसके बारे में बात करेंगे। उसका लिविंग विल क्या होता है, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में नहीं किया है बात, तो आज हम ये बात करेंगे। ये भी मेंस के परस्पेक्टिव से जीएस पेपर 4 में भी आप इसको ऐड कर सकते हो, वहां से इसको हम लोग करने वाले हैं। पोक्सो एक्ट के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं देना चाहूंगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा पोक्सो एक्ट के बारे में, लेकिन जो अभी रिसेंट अपडेट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एक छोटा सा एडिटोरियल है कोल इंपोर्ट के बारे में, थोड़ा इसके बारे में बात कर सकते हैं। चलिए जी, तो बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। और पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं कहाँ से जी, इकोनॉमी वाले सेक्शन से, और हम लोग बात करेंगे कोर सेक्टर के बारे में। ठीक है, देखिए, कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ स्पर्ट्स टू 6.7% इन द फेब। देखिए, ये आपको कुछ जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए मंथ टू मंथ कितना ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एज अ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये 8 कोर इंडस्ट्री क्या है, इनका वेटेज क्या है, कैसे इनकी परफॉर्मेंस को हम लोग मेजर करते हैं एग्जाम के लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंथ्स वाइज अगर करने लगो तो बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है आपको करने का। ठीक है, अभी हमारे पास जो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है जिसे आईआईपी भी कहते हैं, तो इनका कहना है कि भाई देखिए अलग अलग सेक्टर में अलग अलग ग्रोथ होती है। ठीक है, हमारे पास 8 कोर इंडस्ट्री हैं, नाम यहाँ पे आप उनके देख सकते हो। वी हैव कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, स्टील, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर। ये 8 कोर इंडस्ट्री मिलके इंडिया की जो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका लगभग 40% कैरी करते हैं। इसका मतलब ये है अगर हमें इनकी परफॉर्मेंस का पता चल गया तो मोर और लेस हमें ये पता चलता है कि इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ ओवरऑल कैसी हो रही है। इन 8 कोर इंडस्ट्री से हमें ये पता चल जाता है। ठीक है, अब इनमें सब में वेटेज भी अलग अलग है। सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया गया है वो रिफाइनरी सेक्टर को दिया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर, इनकी परफॉर्मेंस को ही हम लोग मेजर करते हैं। आर्टिकल में भी देखोगे आपको यही देखने को मिलेगा कि भैया क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो कितनी बड़ी है, उसके अलावा जो है नेचुरल गैस की प्रोडक्शन कितनी बड़ी है, स्टील की प्रोडक्शन कितनी कम हुई है, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ा है। आप अगर इसमें देखोगे ना आपको यही देखने को मिलेगा। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंडस्ट्री वाइज, ये पता होना चाहिए कि कौन सी 8 कोर इंडस्ट्री है, इसके नाम आप याद रखोगे। इसका वेटेज आपको याद करना है, बिल्कुल याद करना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। कौन रिलीज करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एडवाइजर्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड हैज रिलीज द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डिपार्टमेंट कौन सा है, मिनिस्ट्री कौन सी है, याद रहेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सेक्टर के अंदर हम लोग इसको ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए। In India, the first official attempt to compute the index of industrial production was made much earlier than the first recommendation on the subject came in the international level। मतलब इंडिया में इन कोर इंडस्ट्री को जो मेजर करने का जो आइडिया था वो इंटरनेशनल लेवल से पहले ही आ चुका था। ठीक है, बेस ईयर क्या है 2011 एंड बेस ईयर 2012। किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये छोटी छोटी सी फैक्चुअल सी इन्फॉर्मेशन है जो आप इसके लिए डेफिनेटली याद कर सकते हो। अगर प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप इसको अटेम्प्ट करने की पोजीशन में रहोगे। इतना ही है, इसमें कुछ ज्यादा और करना नहीं है। उसके अलावा जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है वो आता है यहाँ से, देखिए, टेक जायंट्स फेसिंग यूरोपियन यूनियन स्क्रूटनी। क्या है मामला, पूरा आपको मैं बताता चलता हूँ। मामला देखो ऐसा है भैया कि ये जो बड़े बड़े टेक जायंट्स है ना,
गूगल है, एप्पल एंड ऑल दैट। यूरोपियन यूनियन ने एक कानून पास किया जिसमें कहा गया डिजिटल मार्केट एक्ट, डीएमए। और इनका यह कहना है कि साहब आप हमारे एक्ट का वायलेशन कर रहे हो। ठीक है, सीधी सीधी सी बात यह है। इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। इन्वेस्टिगेशन में अगर प्रूफ हो गया कि एक्ट का वायलेशन हो रहा है, तो भैया फिर आपके ऊपर लगने वाला है बहुत ज्यादा हैवी फाइन। ठीक है, अब मामला क्या है वो थोड़ा आपको मैं बताता चलता हूँ अपने तरीके से। जैसे एप्पल के पास एक ब्राउजर है जिसका नाम है सफारी। अगर आप आईफोन यूज करते हैं या देखा है तो वो सफारी ब्राउजर यूज करते हैं, गूगल क्रोम वगैरह ऐसा नहीं होता है। हालांकि आप एप्पल के फोन के अंदर गूगल क्रोम इंस्टॉल कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, यूज भी कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट एप्पल में सफारी ही आता है बाय डिफॉल्ट। तो इसीलिए ज्यादातर जो एप्पल यूजर है वो सफारी का ही यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्रोम का ऑप्शन नहीं दिया जाता है बाय डिफॉल्ट। इवन अगर आप क्रोम इंस्टॉल कर भी देते हो ना, बहुत अच्छे से काम भी नहीं करता है एप्पल के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि एप्पल जानबूझकर अपने कॉम्पिटिटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ नहीं करता। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ। ऐसा ही कुछ कुछ मामला जो है भैया, वो जो अल्फाबेट है जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसके केस में भी देखा जाता है। ये कंपनी क्या करती है गूगल, जब आप कोई एंड्रॉयड का फोन परचेज करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके फोन में कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड होती हैं। जैसे गूगल क्रोम, ये भी गूगल का है। गूगल पे, ये भी गूगल की है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो गूगल के खुद के प्रोडक्ट हैं, ये बाय डिफॉल्ट आते हैं। इसीलिए कंज्यूमर इनको यूज करना शुरू कर देते हैं। गूगल के प्लेटफॉर्म पे जाके, प्ले स्टोर पे जाके आप दूसरी ऐप डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये गूगल के द्वारा एनकरेज नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गूगल अपनी जो मोनोपोली पोजीशन है उसका मिसयूज करता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ। तो यूरोपियन यूनियन कह रही है भैया ये तो गलत बात है, आप तो एक गेट कीपर की तरह एक्ट कर रहे हो। गेट कीपर का मतलब ये है कि वो गेट कीपर अलाउ करता है कि कौन अंदर जाएगा, कौन नहीं जाएगा। गेट कीपर का मतलब तो ये होता है कि आप दूसरे कॉम्पिटिटर को अलाउ ही नहीं कर रहे हो। अगर बाई चांस अलाउ कर भी रहे हो तो इतने ज्यादा हैवी रेगुलेशन उनके ऊपर लगा रहे हो, बेचारे वो आ ही नहीं सकते। एक एग्जांपल आपके यहाँ पे देता हूँ, जैसे स्पॉटिफाई के एग्जांपल जो है यहाँ पे दिया गया था। स्पॉटिफाई, आप लोग भी शायद स्पॉटिफाई सुनते ही होंगे। स्पॉटिफाई को एप्पल अलाउ नहीं करता। एप्पल का खुद का भी एक अपना म्यूजिक ऐप है, एप्पल म्यूजिक। ठीक है, अगर आप स्पॉटिफाई को डाउनलोड करते हो एप्पल के मोबाइल फोन में, तो स्पॉटिफाई आप चला तो सकते हो, लेकिन स्पॉटिफाई के जो प्लान्स हैं वो स्पॉटिफाई उस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता कि स्पॉटिफाई से आप कहाँ से म्यूजिक खरीदें, कितना रेट चल रहा है। जैसे मान लो स्पॉटिफाई की एप्लीकेशन पे एक सॉन्ग खरीदने के लिए आपको मान लो 10 रुपए पे करने पड़ते हैं। हो सकता है स्पॉटिफाई की वेबसाइट पे यही प्राइस आपको 3 रुपए में मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये एप्पल अनाउंस ही नहीं करने देता, क्योंकि यह रेट एप्पल म्यूजिक से सस्ता होता है। तो लोग भाई एप्पल म्यूजिक क्यों सुनेंगे, लोग तो स्पॉटिफाई सुनेंगे। लेकिन ये एप्पल अलाउ ही नहीं करता, उनके कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है। इस तरह की बहुत सारी चीजें इन कंपनी के द्वारा की जाती हैं। ऐसे ही आप अमेजोन का केस का एग्जांपल भी देख सकते हो। अमेजोन अपने कंज्यूमर्स को टारगेट करके एडवर्टीजमेंट देता है। और ये देखा गया कुछ इन्वेस्टिगेशन के अंदर, एप्पल यूजुअली उन प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन ज्यादा देता है जो, सॉरी, अमेजोन, जो अमेजोन के या तो खुद के प्रोडक्ट हैं या फिर उन्होंने उन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। मतलब उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो फेयर प्रैक्टिसेस नहीं हैं। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि ये प्रैक्टिसेस फेयर होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, और बाई चांस इन्वेस्टिगेशन में ट्रुथ हो गया, पाया गया, तो फिर क्या होगा, फिर तो सोचने वाली बात है। कानून ये कहता है कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये कंपनीज वो क्या कर रही हैं, वो एंटी कंपटीशन प्रैक्टिसेस कर रही हैं, तो उनके टोटल ग्लोबल टर्नओवर का 10% तक फाइन लगाया जा सकता है। और अगर बार बार उन्होंने ऑफेंस किया तो 20% तक का भी हम आपके ऊपर लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई 10-20 करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है। अब ये कंपनी के देखिए अपने अपने आर्गुमेंट हो सकते हैं, और उनके हैं भी, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया तो भैया बात खत्म।
क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपने यूजर्स की प्राइवेसी को लेके, अपने यूजर्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है यूरोपियन यूनियन यूजली। तो उनका ये कहना है कि अगर आप कॉम्पिटिटर्स को अलाउ ही नहीं करोगे, मार्केट में अपनी मोनोपोली को बढ़ा के रखोगे, तो दूसरों को मौका कैसे मिलेगा भाई? और आपकी क्योंकि मोनोपोली है तो आप उसका मिसयूज भी कर सकते हो, क्योंकि मोनोपोली का एक सीधा सीधा सा मतलब होता है भाई, आप उसको मिसयूज कर रहे हो, आप किसी और को अलाउ ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप मतलब जिसकी लाठी है उसकी भैंस, आप उस टाइप का कर रहे हो। तो ये यूरोपियन यूनियन का जो है यहाँ पे कुछ इश्यूज जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, चलिए इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इतना कॉन्टेक्स्ट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। यहाँ पे एक और न्यूज आती है। ठीक है, मेजरिंग इंटरनेट फ्रीडम इन द इंडिया इन द लास्ट 10 years। ये आर्टिकल हम लोग पहले काफी बार कर चुके हैं, लेकिन फिर से थोड़ा सा रिवीजन के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली कर सकते हैं। पिछले 10 साल में इंडिया में इंटरनेट के बंद होने की क्या हालत है। देखिए, दुनिया में जितने भी इंटरनेट बंद किए जाते हैं उनका 60% से ज्यादा एक्चुअली इंडिया में बंद किया जाता है। सोचने की बात है। पाकिस्तान में भी इंटरनेट कम बंद नहीं होता, इंडिया में तो हल्का सा कोई एग्जाम भी होता है ना, हल्का सा कोई दो चार लोग खड़े हो गए सड़क पे प्रोटेस्ट करने लगे, तुरंत जो है इंटरनेट बंद हो जाता। सबसे पहला काम हमारे यहाँ पे इंटरनेट बंद करना होता है। सरकार ने एक ऐसा टूल पकड़ लिया है कि उनको लगता है कि इंटरनेट बंद करने से ही सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी, और इंटरनेट ही सारी प्रॉब्लम का जो है वो कारण है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, लेकिन भाई ये तो बाकी कंट्रीज में भी होता है ना, और वो शायद आपसे आपसे बेटर मैनेज कर रहे हैं चीजों को। तो इसीलिए जो है काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है इंटरनेट शटडाउन को। मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी करता है, एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये देखिए इंटरनेट शटडाउन एक्सट्रीम कंडीशन में आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो, और उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। लेकिन हर छोटे छोटे केस में आप इंटरनेट शटडाउन कर रहे हो तो भाई वो तो अच्छी बात नहीं है। वैसे भी फ्रीडम इंडेक्स में, डेमोक्रेसी इंडेक्स में, इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया ऑलमोस्ट बॉटम पे ही आता है। तो थोड़ा सा अगर रैंकिंग में सुधार करना है तो चीजें तो सुधार करनी ही पड़ेंगी आपको। 780 शटडाउन हुए हैं इंडिया में बिटवीन 2014 एंड 2023। 780 शटडाउन हुए हैं। इनमें से 2019 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, जब आर्टिकल 370 हटाया गया, तो J&K के अंदर काफी लंबे समय तक हुआ। मणिपुर में काफी लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन हुआ। अभी पिछले ही महीने हरियाणा में जो है शटडाउन हुआ। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे घर पे, यहाँ पे हम लोग इंटरनेट नहीं चला पाए थे, यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन हुआ। करनाल, कुरुक्षेत्र, कई सारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो इंटरनेट शटडाउन बहुत कॉमन सा हो गया हमारे यहाँ पे। इवन राजस्थान वगैरह में जब कोई एग्जाम होता है तो वहां पे पूरे राजस्थान में इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा है। ये दिक्कतें हैं। ठीक है, सरकार का देखिए मतलब सरकार को अलाउड है, ऐसी बात नहीं है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट इंटरनेट शटडाउन की परमिशन देता है, लेकिन बहुत ज्यादा जब पब्लिक इमरजेंसी हो या पब्लिक सेफ्टी का सवाल हो। लेकिन सवाल यह है कि इस एक्ट के अंदर इमरजेंसी को डिफाइन ही नहीं किया गया है, सिर्फ लिख दिया गया इमरजेंसी। अब सरकार तो किसी छोटी सी भी चीज को इमरजेंसी बोल देती है। डिफाइन तो करिए पहले कम से कम। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भैया राइट टू इंटरनेट, ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ओके, राइट टू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, इट कम्स अंडर द राइट टू एक्सप्रेशन एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो अगर आप ये कर रहे हो तो डेफिनेटली ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अब ठीक है, फंडामेंटल राइट आपका एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन वो किसी रेयर कंडीशन के अंदर ही उसको आप अप्लाई कर सकते हो, उस पावर को। लेकिन यहाँ पे तो हर छोटी छोटी कंडीशन में उसको अप्लाई किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे नजर आती है। ठीक है, तो यही इसके बेसिकली जो है वो पूरा बताने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम कहा है कि भाई अगर आप सरकार इंटरनेट शटडाउन करती है तो उसका जो ऑर्डर है इंटरनेट शटडाउन करने का, वो पब्लिक ऑर्डर होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर आप इंटरनेट शटडाउन कर रहे हो तो उसकी रीजनिंग आपको बतानी पड़ेगी कि क्यों हम लोग इंटरनेट शटडाउन कर रहे हैं, कितने समय के लिए कर रहे हैं। वो सब आपको बताना पड़ता है, लेकिन सरकार इसका काफी ब्लेंटेड यूज करती है और ये बताती ही नहीं है। इंटरनेट शटडाउन होता है जून में, सरकार बताती है अगले साल जून में। ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और सरकार का ये भी कहना है कि भैया जो साइबर सिक्योरिटी है हम तो उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए 30,000 से ज्यादा सोशल मीडिया के जो यूआरएल है वो सरकार के द्वारा बंद किए गए पिछले 4-5 सालों में। 65,000 से ज्यादा केस ऐसे आए इंडिया में जब कुछ ना कुछ साइबर क्राइम के केसेस हुए, और ट्विटर से हजारों की संख्या में जो है सरकार ने अकाउंट डिलीट करवाए।
यूट्यूब चैनल तो रोज ही डिलीट होते हैं 10-20। या ये इस तरह की चीजें जो है वो देखी जा रही है, जो कि सरकार तो आर्गुमेंट देती है ऑफ कोर्स कि हम तो सही कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं वो तो ऑब्वियसली यहीं इंटरनेट शटडाउन के बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट होते हैं। छोटी मोटी बात नहीं है। जब हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो इंटरनेट शटडाउन ही हो गया तो काहे का डिजिटल इंडिया भाई। ओला, उबर, जोमेटो, कितने लोग ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह उन सबका यूज करते हैं। इंटरनेट बंद हो गया था, कोई पेमेंट नहीं कर सकते, कितनी ज्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट, उनका रोजी रोटी इंटरनेट से चल रहा है। वर्क वर्क फ्रॉम होम कितने लोग करते हैं, तो इंटरनेट शट डाउन हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। इवन अगर कहीं पे राइट्स हो रहे हैं, कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर उनको लेकर कोई रूमर्स फैलाया जाता है मान लो, तो रूमर्स को वेरीफाई कैसे करोगे अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं है। सरकार कह रही है कि मैं रूमर्स को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर रहा हूं, लेकिन रूमर्स अगर फैलाए जा रहे हैं तो उसको वेरीफाई भी तो इंटरनेट से ही किया जाएगा। ये सब चीजें जो है वो नहीं हो पाती हैं। मणिपुर के अंदर जैसे कहीं ऐसा केस हुआ, मणिपुर के अंदर इंटरनेट बंद थे, उसकी वजह से बहुत सारी वीडियोस बाहर नहीं आ पाई थी। अब वो वहां पे क्राइम्स होते रहे खासकर महिलाओं पे। अगर इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होती तो शायद वो केस पहले ही सामने आ जाते और एक्शन ले लिया जाता, लेकिन शटडाउन होने की वजह से वो चीजें नहीं हो पाई, है ना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मनरेगा की पेमेंट हो, यूपीआई की पेमेंट हो, सब कुछ रुक जाता है इंटरनेट की वजह से। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है हमारी इकोनॉमी को। और यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है, जो मेंटल हरासमेंट होती है, स्टूडेंट्स आजकल ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह लेते हैं तो वो सब रुक जाता है आपका, है ना। सरकार तो ये कहती है भैया मैं तो फेक न्यूज़ को चेक करने के लिए करता हूँ, है ना, अर्ली वार्निंग प्रिवेंशन के लिए मैं करता हूँ, इंटरनेट इंटरनेशनल इंटरेस्ट में करता हूँ। लेकिन ये आर्गुमेंट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आप इंटरनेट बंद कीजिए एक्सट्रीम कंडीशन में, लेकिन एक तो उसका जस्टिफिकेशन प्रॉपर तरीके से दीजिए। ठीक है, और कानून के प्रोसीजर का फॉलो करिए, तब इंटरनेट शट डाउन करते हो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए। एक कंसेप्ट हमारे पास आता है जिसे कहते हैं लिविंग विल। ठीक है, सो द टर्मिनली इल कैन अवॉइड द इन इंडिग्नेंस इंडिग्निटीज और द प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल केयर। क्या है देखिए, मतलब देखिए हर किसी को डिग्निटी से जीने का अधिकार है और डिग्निटी से मरने का भी अधिकार है। तो लिविंग विल का मतलब क्या होता है? लिविंग विल का मतलब ये होता है कि जैसे कोई इंसान जिंदा है, अभी वो लिविंग है, ठीक है, और मान लो उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाए फ्यूचर में, उसमें उसका बचने का 0% चांस हो, वो कोमा में चला जाए, उसको फेटल एक्सीडेंट हो जाए, या उसको कैंसर, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, और वो आदमी नहीं चाहता कि वो हॉस्पिटल में एडिट रहे, उसके अंदर जो है वो सुइयां उसको रोज लगे और खाने के लिए नाली लगे उसको, वो सब नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो आराम से मरे। ठीक है, ठीक है, आप उसका उसको पेन किलर वगैरह दीजिए, वो चलेगा, लेकिन उसकी बॉडी के साथ बहुत सारे छेड़खानी मत करें। वो ऐसा चाहता है कि मरते समय वो इस तरह का टॉर्चर ना सहे। तो अपने जब वो जिंदा है तो एक अपनी विल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, लीगल, ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है, और इस लोग लीगल डॉक्यूमेंट में वो लिख सकता है कि मैं जब मरूं किसी भी रीजन की वजह से, मान लो, देखिए मतलब वो इसी केस में बोलेगा ना जब उसके बचने के चांसेस नहीं होंगे, अदरवाइज तो नहीं बोलेगा वो क्योंकि हॉस्पिटल का तो काम ही है उसको बचाना। लेकिन वो बहुत बुजुर्ग हो गया है, बहुत कोमा में चला गया है, उसको 4th स्टेज का कैंसर हो गया है, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि वो बचने का चांस नहीं है। उस केस में वो यह कह सकता है कि मुझे आराम से मरने दीजिए। ठीक है, उसे कहते हैं एक लिविंग विल, कि मुझे डिग्निटी के साथ मरने दीजिए, नहीं चाहता मेरी बॉडी को काटा जाए, पीटा जाए, इधर से नाली डाले उधर से वायर डाले, कुछ ना कुछ करते रहें। तो उसे कहते हैं लिविंग विल। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है बेसिकली। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है? एक तो आपके पास एक दो विटनेस होने चाहिए, मेडिकल बोर्ड को आप इन्फॉर्म करते हो। ठीक है, प्राइमरी बोर्ड को आप इन्फॉर्म करते हो। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह जो डॉक्टर्स वगैरह देते हैं आप उनको इन्फॉर्म करिए। फिर एक सेकेंडरी बोर्ड होता है, ठीक है, वो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास होते हैं, आप उनको अपनी विल की एक कॉपी देते हो। ये सब किया जाता है, तब जाके कहीं आपकी विल को एक्सेप्ट किया जाता है। क्योंकि 2018 का जजमेंट आया था कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पैसिव यूथनेसिया है या फिर आप जो लिविंग विल है इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। ये आप कर सकते हो। ठीक है, यही बस बेसिकली लिविंग विल का पूरा कॉन्सेप्ट है। इससे ज्यादा ऐसा जानने का कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, मतलब वो आदमी अपने होश हवास में बताए, है ना। ऐसा नहीं है कि वो बेहोश पड़ा हुआ घर वाले बोलेंगे अरे ये तो डिग्निटी से मरना चाहते थे, इनका इलाज बंद कर दीजिए, नहीं, वो नहीं है। खुद अगर वो बोलें तब की बात है, और वो भी लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू। ठीक है, चलिए। चाइल्ड अक्यूज्ड ऑफ द पोक्सो ऑफेंस टू बी ट्राइड एज पर द जेजे एक्ट। तो बेसिकली केरला का केस है। केरला में एक चाइल्ड
सेक्सुअल ऑफेंस हुआ, जिसके साथ किया गया वो तो ऑफ कोर्स चाइल्ड था ही, जिसने किया वो भी 18 साल से कम था। तो जिसने वो किया, जो अक्यूज था, ठीक है, क्या उसके ऊपर पोक्सो के तहत केस चलाया जाए या उसके ऊपर जेजे एक्ट के थ्रू केस चलाया जाए, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अपना है? ये सवाल था। वकील ने कहा कि साहब इनके ऊपर ना पोक्सो के तहत केस चलाया जाए। पोक्सो के तहत अगर केस चलाया जाता है तो काफी सख्त सजाएं मिलती हैं। समस्या यह है कि पोक्सो के अंदर चाइल्ड को डिफाइन ही नहीं किया गया। तो कोर्ट ने यह कहा, केरला हाई कोर्ट ने, कि इनके ऊपर मैं पोक्सो के तहत केस नहीं चला सकता, इनके ऊपर जो है जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू केस चलेगा। इतना ही मामला था, इतना ही केस था। आपको यस डेफिनेटली पोक्सो एक्ट के बारे में आइडिया होना चाहिए। पोक्सो एक्ट जो है बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस के साथ से, हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, इन सबसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। अगर किसी के साथ सेक्सुअल ऑफेंस होता है बच्चे के साथ, तो उसको केस को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी होता है। अगर आप फॉल्स कंप्लेंट देते हो तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होनी चाहिए और 6 महीने के अंदर जो है वो ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है। सेक्सुअल असोल्ट किस किस केस में माना जाता है? बच्चा अगर मेंटली इल है, उसके साथ छेड़खानी होती है, ठीक है। और अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस, कोई पुलिस वाले, आर्मी वाले अगर करते हैं तो वो बहुत ग्रेव केस माना जाता है। कोई सरकारी वो कर्मचारी है, ठीक है, उसके अगर वो ऐसा करता है तो माना जाता है। कोई टीचर, डॉक्टर, ये सब एकदम हाई प्रोफाइल ऑफेंस के केसेस में आते हैं। ठीक है। फीचर्स वगैरह जैसे मैंने आपको ये बता ही दिया है। जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, ठीक है, बच्चा तो बच्चा ही होता है, तो 18 साल से अगर कोई कम है तो उसको चाइल्ड कंसिडर करते हैं अंदर जेजे एक्ट। और यही डेफिनेशन जो है इंटरनेशनल भी है, 18 साल से अगर कम है तो, ठीक है। इट इज नॉट एन ऑफेंस टू नॉट रिपोर्ट एन अब्यूज, नो टाइम लिमिट फॉर द रिपोर्टिंग अब्यूज, ठीक है। अगर आपके साथ 10 साल पहले भी चाइल्ड अब्यूज हुआ तो आप उसको आज भी रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। विक्टिम की जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। तो ये कुछ कुछ प्रोविजन इसके अंदर में होते हैं। 7 साल की से लेकर 10 साल की जो है मिनिमम आपको सजा हो सकती है, ठीक है। चलिए, एक अपने पास एडिटोरियल आता है, अंडरस्टैंडिंग द इंडियाज कोल इंपोर्ट। तो बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल नहीं है, बट हल्का सा आपका आइडिया होना चाहिए। जब अगर आप पिछले साल की बात करें 2023 में, उस समय इंडिया में काफी ज्यादा कोल की शॉर्टेज हो गई थी। कोल की शॉर्टेज हुई तो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो गई। उस समय पे जो मेजर कारण था वो था पुअर मॉनसून। पिछले साल मॉनसून काफी कम रहा, बाद में मॉनसून काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से कोल माइंस बंद हो गई थी। तो अब ये समस्या इस साल भी आ सकती है, उसको लेके बेसिकली आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि वेदर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, गर्म हो रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। अनप्रिडिक्टेबल वेदर हमारा है, मानसून कभी कम कभी ज्यादा, कुछ ना कुछ होता रहता है। इकोनॉमी में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है लगातार। तो उसकी वजह से क्या है ना, ये चैलेंजेस हमारे सामने है कोल वाले। देखिए, इंडिया में कोल की अवेलेबिलिटी तो है, नो डाउट। पिछले साल भी जब कोल की कमी हुई थी पावर प्लांट्स के पास, ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास कोल नहीं था, कोल था। समस्या है लॉजिस्टिक्स, समस्या है लॉजिस्टिक्स। उस कोल माइन से पावर पॉइंट तक कैसे कोल पहुंचाएं, रेलवे की जो सबसे बड़ी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है वो पिछले साल जो है वो देखने को मिली। हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि जल्दी जल्दी तेल जो है वो कोल पहुंचाया जा सके। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको ध्यान में रखते हुए अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये कहा कि ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो 6% तक इंपोर्ट कर सकते हैं कोल को विदेशों से। हालांकि विदेशी कोल थोड़ा सा महंगा होता है इंडियन कोल से, लेकिन अगर उनको दिक्कत है, सप्लाई नहीं आ रही है इंडियन माइन से, तो वो इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे दिक्कत ये होगी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस हैं वो 4.5 से लेकर 7.5% तक इंक्रीज हो सकते हैं। तो क्या ये कोल माइंस ऐसा करेंगे? देखिए, मजबूरी में तो करना पड़ेगा, मजबूरी में तो करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे हैं। तो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन यही है कि आप इंपोर्ट करिए। अब समस्या ये है, कुछ कोस्टल एरियाज में में जो एस्टेब्लिश हैं थर्मल पावर प्लांट, वो ऐसे हैं जिनको इंपोर्टेड कोल काफी सस्ता पड़ता है। तो उनके लिए छत्तीसगढ़ से ऑयल मंगाना महंगा है, ऑस्ट्रेलिया से कोल मंगाना सस्ता है। तो भैया छत्तीसगढ़ वाले को प्रेफर क्यों करेंगी? वो तो ऑस्ट्रेलिया से मंगवाएंगी, राइट। अब ये जो 6% की लिमिट सरकार ने बताई है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। लेकिन कई कंपनी ऐसी हैं जो इस 6% तक इंपोर्ट डेफिनेटली करेंगी।
ताकि उनकी कॉस्ट कम हो जाए। उधर से कॉस्ट कम होगी, इधर से कंज्यूमर को प्राइस ज़्यादा मिलेगा, उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ इश्यूज़ यहाँ पे हैं, ठीक है? माइनिंग माइनिंग और एक हमारे इंडिया में ये भी है कि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले पावर प्लांट्स हैं, वो माइन्स के आस-पास ही हैं, उनको तो दिक्कत नहीं है। जो माइन से दूर हैं, उनको दिक्कत है लॉजिस्टिक्स की। तो ये जो फंडामेंटल चैलेंज है लॉजिस्टिक बोटलनेक वाला, इसको डेफिनेटली सरकार को प्रिवेंट करना चाहिए। डेडिकेटेड कॉरिडोर्स बना सकती है सरकार, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कोल की जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाए, ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। सोलर को, विंड को अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में सरकार प्रमोट कर सकती है। ये चीज़ें करनी चाहिए ताकि इस साल कोल की शॉर्टेज ना हो, ठीक है? तो इस आर्टिकल में बेसिकली ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी ओवरऑल, इससे ज़्यादा इसमें डिटेल में जाना नहीं। हाँ, कोल की ओवरऑल समस्या, ठीक है, वो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, उसके ऊपर कमांड बनाइए। उसमें कोल वाला एंगल ये थोड़ा-थोड़ा आप अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो आपके जो नोट्स हैं उसके अंदर उसको आप अपडेट करिए। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल अपने पास हैं, इनको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।